अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन कोर्सेज। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे हाउ बैंक्स वर्क। बैंक किस तरीके से काम करते हैं। तो जो टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले है कि एक बैंक क्या होता है, व्हाट इज अ बैंक। फिर उसके बाद हम उसके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे कि बैंक्स कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट से बैंक जो है किस तरीके से हमारे पास वेरी करके उससे अर्निंग कर रहा होता है। तो उस तरीके से हमारे पास बैंक्स का जो प्रॉफिट होता है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ बैंक्स कौन-कौन से होते हैं। आपने सुना होगा सेंट्रल बैंक होता है, फिर उसके बाद हमारे पास कमर्शियल बैंक होता है, तो ये कौन-कौन से टाइप्स के बैंक होते हैं। इस तरह हमारे पास आ जाता है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट तरह के जो है सिनेरियोज होते हैं जिसमें हम न्यू मनी को क्रिएट किस तरीके से करते हैं। तो हम देखेंगे कि मनी की क्रिएशन किस तरीके से हमारे पास हो रही होती है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि रोल ऑफ सेंट्रल बैंक्स हमारे पास क्या क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि बैंक रन क्या चीज होती है। अगर सारे लोग एक टाइम पे बैंक से पैसा मांगने आ जाए डिपॉजिटर्स, तो क्या वो देने के काबिल होता है या नहीं, तो ये बैंक रन कहलाता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि बैंक रन क्या चीज होती है। उसके बाद हम देखेंगे इन्फ्लेशन क्या होती है और डिफ्लेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। इसी तरह हमारे पास आ जाता है कि हाउ बैंक्स अफेक्ट द इकोनॉमी। इकोनॉमी को किस तरीके से बैंक अफेक्ट करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ होती है या इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती, तो वो हम डिस्कस करेंगे कि बैंक्स का उसमें क्या रोल है। इसी तरह हम डिस्कस करेंगे कि साइकिल ऑफ मनी फ्लो, कि पैसों का जो साइकिल है वो किस तरीके से फ्लो कर रहा होता है। डिपॉजिटर से जाता है बैंक के पास, उसके बाद वो मार्केट में जाएगा, कहाँ जाएगा, फिर बैंक के पास आएगा। तो वो हम एक साइकिल डिस्कस करेंगे। इसी तरह हम देखेंगे कि मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम में हमारे पास कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ये एक बैंक है। बैंक की डेफिनेशन क्या होती है। बाय डेफिनेशन बैंक ये होता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि सेफली आपके पैसों को स्टोर करता है और आपको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जस्ट लाइक लोन्स, पेमेंट्स या इन्वेस्टमेंट्स की। तो ये हमारे पास एक बैंक का बेसिक काम है। पीपल डिपॉजिट देयर मनी इन द बैंक फॉर सेफ्टी एंड टू अर्न इंटरेस्ट। लोग बैंक्स के ऊपर ट्रस्ट करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट बैक्ड होते हैं। तो इसलिए हमारे पास बैंक्स के अंदर लोग पैसे को स्टोर करते हैं और फिर उससे इंटरेस्ट भी कमाया जा सकता है। अब हमारे पास बैंक के अंदर एक और चीज आ जाती है कि बैंक्स जो हैं वो लेंड करते हैं आपकी पैसों को दूसरों को, यानी कि वो लोन्स प्रोवाइड करते हैं और क्रिएट करते हैं लोन्स को। यानी कि जो डिपॉजिटर आता है उसके पैसों में से वो कुछ अमाउंट जो है लोन्स के अंदर भी प्रोवाइड कर देते हैं दूसरे बोरोवर्स को। बैंक्स अर्न प्रॉफिट फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट इट चार्जेस ऑन लोन्स एंड द इंटरेस्ट इट पेज। तो ये हमारे पास इंटरेस्ट जो बैंक्स पे कर रहे होते हैं उससे, और इंटरेस्ट जो बैंक्स हमारे पास लोन्स का होता है उससे, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो बैंक का प्रॉफिट होता है। इसको हम एग्जांपल से भी समझेंगे। तो फंक्शंस ऑफ अ बैंक में भी हम आ जाते हैं। बैंक के फंक्शंस हमारे पास क्या क्या हैं। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, बैंक हमारे पास सेविंग्स अकाउंट की हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, करंट अकाउंट की और फिक्स डिपॉजिट की। ये हमारे पास बैंक की फैसिलिटीज होती हैं। इस तरीके से जो बोरोवर्स होते हैं उनको बैंक्स पर्सनल लोन्स देते हैं, होम लोन्स देते हैं और बिजनेस लोन्स देते हैं, ताकि वो इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर हेल्प कर सकें। मनी ट्रांसफर की भी फैसिलिटी अवेलेबल होती है, यानी कि चेक्स के थ्रू, कार्ड्स के थ्रू और डिजिटल एप्स के थ्रू आप पैसों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास क्रेडिट क्रिएशन जो होती है, यानी कि नया पैसा कैसे बनता है, वो हमारे पास बनता है, जिसको हम एक्सप्लेन करूंगा मैं अभी फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग के अंदर, जो कि लेटर इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास आ जाता है बैंक रिजर्व रेशियो। तो बैंक रिजर्व रेशियो क्या होता है। बैंक्स कांट लैंड आउट ऑल द डिपॉजिट्स, दे नीड टू कीप सम परसेंटेज ऑफ इट एज रिजर्व सेट बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीज। अब हमारे पास जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो हमें एक कमर्शियल बैंक्स को बताते हैं कि आपने कुछ परसेंटेज जो है उसको आपने रखना है एज अ रिजर्व। तो रिजर्व के तौर पे वो परसेंटेज रखते हैं बैंक्स, यानी कि वो सारा पैसा जो है जो डिपॉजिटर का है वो लोन आउट नहीं कर सकते, कुछ उन्होंने परसेंटेज के तौर पे रखना भी होता है। अब ये रिजर्व जो है ये इसलिए रखे जाते हैं ताकि कस्टमर की डिमांड को भी मीट किया जा सके। फॉर एग्जांपल ये रिजर्व कैश में रखा जाता है, जैसे कि एटीएम से आप निकालते हैं तो ये बैंक्स के पास कैश रिजर्व होता है। तो ये उसी बैंक रिजर्व रेशियो के थ्रू होता है जो आपने स्टेट बैंक ने या आपकी सेंट्रल बैंक ने, फेडरल रिजर्व ने उसके अंदर स्पेसिफाई किया होता है कमर्शियल बैंक्स को। व्हाट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या चीज होती है। इंटरेस्ट इन सिंपल वर्ड्स इज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी। अगर आपने किसी से लोन लिया या किसी से आपने पैसे उधार लिए तो उसके ऊपर आपने कॉस्ट एक पे करनी पड़ेगी प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, जिसको आप इंटरेस्ट कहते हैं। यानी कि ये कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी को $100 देते हैं या किसी बैंक को देते हैं या किसी इंस्टीट्यूशन को या इंडिविजुअल को, तो वो आपको रिटर्न करता है $105। तो $105 में से जो एक्स्ट्रा $5 हैं इसको आप इंटरेस्ट कहते हैं। इसी तरह इंटरेस्ट जो है ये गिवन होता है, यानी कि ईयरली परसेंटेज के ऊपर ये आपको देना पड़ता है।
तो इसी तरह कैलकुलेट होता है ईयरली परसेंटेज पे, और ये बैंक्स आपको मंथली भी देते हैं, डेली भी दे सकते हैं और ईयरली भी दे सकते हैं। ये स्पेसिफिकेशंस होती हैं बैंक्स की अपनी, उस हिसाब से वो पे करते हैं। इंटरेस्ट की अब हम कैलकुलेशन करेंगे कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन किस तरीके से होती है। फॉर एग्जाम्पल 6% इंटरेस्ट है जो बैंक पे कर रहा है आपको एनुअली। अब अगर आपने डिपॉजिट किए $1000 सेविंग्स अकाउंट में, तो 6% ऑफ $1000 इज $60। $60 आपका इंटरेस्ट बना ईयरली। तो ईयरली आपका इंटरेस्ट जो है एट द एंड ऑफ द ईयर, वो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, ये टोटल अमाउंट आपकी बन जाएगी। तो टोटल आपका इनिशियल डिपॉजिट $1000 था और इंटरेस्ट आपको $60 मिला, तो ये बन जाएगा $1060। तो ये आपकी टोटल इंटरेस्ट अमाउंट बन गई $60 की, और प्रिंसिपल $1000 का। तो टोटल आपकी जो अमाउंट बन गई एट द एंड ऑफ द ईयर, वो आपके पास $1060 बन। अब इसी तरह आप डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट अगर टैक्स लेना चाहे इंटरेस्ट अर्निंग के ऊपर, जो कि अक्सर होता है, तो गवर्नमेंट्स क्या करती है कि फॉर एग्जांपल वो एक टैक्स चार्ज करती है इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर, जो बैंक्स आपको पे कर रहे होते हैं। तो 20% टैक्स अगर गवर्नमेंट ने चार्ज किया इंटरेस्ट अर्निंग के ऊपर, तो 20% हम $60 का ले लेंगे। $60 हमारा इंटरेस्ट था, उसका हम 20% लेंगे तो वो बन जाएगा $12। तो ये हमारे पास 60 माइनस 12, $48 हमारे पास नेट इंटरेस्ट बच गया एक साल के बाद $1000 डिपॉजिट के ऊपर। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल और इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर, आपके पास जो टोटल अमाउंट होगी वो $1048 होगी। इस तरीके से आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। अब हमारे पास एक एग्जांपल आती है कि बैंक्स हमारे पास अर्निंग किस तरीके से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने $10,000 सबमिट किए बैंक में और वो आपको 6% इंटरेस्ट ईयरली पे कर रहा है। अब क्या होगा, एज पर बैंक रिजर्व रेशियो, वो एक कुछ रेशियो के मुताबिक, फॉर एग्जांपल ये 5% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, तो उस रेशियो के हिसाब से वो कुछ पैसा आपका रिजर्व में रखेगा। बाकी उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो बाकी को जो है वो लेंड आउट कर दे, यानी लोन आउट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 सबमिट किए थे बैंक में, तो $1000 वो जो है रिजर्व में रखेगा, और $9,000 जो है वो 10% इंटरेस्ट रेट के ऊपर ये लेंड आउट कर देगा, लोगों को, बोरोवर्स को दे देगा। अब ये जो इंटरेस्ट डिफरेंस है, ये बैंक की अर्निंग है। जैसे कि बैंक ने आपको जो इंटरेस्ट पे करना है वो 6% है ईयरली, लेकिन उस वो जो लोगों से ले रहा है जिनको उसने पैसा दे दिया है, वो 10% ले रहा है, तो 10 माइनस 6, 4% बैंक की अर्निंग होगी। अब टाइप्स ऑफ बैंक्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं। हमारे पास सेंट्रल बैंक्स होते हैं और हमारे पास कमर्शियल बैंक्स होते हैं। सेंट्रल बैंक हमारे पास इस तरीके से ऑपरेट करता है कि उसके नीचे कमर्शियल बैंक्स ऑपरेट कर रहे होते हैं। सेंट्रल बैंक हमारे पास एक गवर्नमेंट की एंटिटी है, फॉर एग्जांपल फेडरल रिजर्व है, और स्टेट बैंक होते हैं, तो ये हमारे पास सेंट्रल बैंक्स होते हैं। और कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं, बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, तो ये हमारे पास कमर्शियल बैंक्स होते हैं। व्हाट इज फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए सपोज करते हैं कि एक डिपॉजिटर आया, डिपॉजिटर ने एक बैंक के अंदर $1000 को डिपॉजिट किया, तो यानी कि अब हमारे पास डिपॉजिट बैंक में कितने हो गए, $1000। अब जो हमारे पास बैंक का रिजर्व रेशियो है, जो सेंट्रल बैंक ने उसको बताया हुआ है, तो वो रिजर्व रेशियो हमारे पास है 10% फॉर एग्जांपल। तो इसका मतलब वो $100 को सेट असाइड करेगा, रिजर्व में रखेगा, बाकी $900 जो है वो लोन आउट कर देगा। अब जो बंदा $900 का लोन ले रहा है, वो बंदा भी किसी बैंक के अंदर ही यही पैसों को डिपॉजिट कराएगा। फॉर एग्जाम्पल उसने कार खरीदी, तो वो कार ओनर को $900 पे करेगा, वो कार ओनर भी जो है वो किसी बैंक के अंदर डिपॉजिट कराएगा पैसे, तो उसने भी $900 को डिपॉजिट करा दिया। अब बैंक के पास जो नया डिपॉजिट आया वो $900 बन गए। बैंक इस $900 को नया डिपॉजिट कंसिडर करेगा और उसमें से वो 90 को, यानी कि $90 को सेट असाइड कर देगा, जो कि 10% बनता है $900 का, और बाकी जो $8-10 है इसको वो लेंड आउट कर देगा। इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है जब तक ये जीरो तक ना आ जाए। तो हमारे पास इस तरीके से नया पैसा क्रिएट होता है किसी भी इकोनॉमी में, जो कि फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग के सिस्टम के अंदर होता है। अब हमारे पास ये जो नया पैसा क्रिएट हुआ है सिस्टम के अंदर, इसको फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि जैसे कि इनिशियल डिपॉजिट आपका था $1000, उससे आपने नए लोन्स क्रिएट किए, 10% रिजर्व रखा बैंक ने, बाकी 90% को उसने लेंड आउट कर दिया। इसी तरह बैंक गिव मोर लोन्स एट हायर इंटरेस्ट रेट एंड अर्न फ्रॉम योर डिपॉजिट्स। इसलिए बैंक जो है वो हायर इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन्स देता है बोरोवर्स को, और वो पैसे कमाता है आपके डिपॉजिट से। दिस इज द रीजन वाई बैंक्स वांट डिपॉजिट्स, बिकॉज दे कैन लैंड मोर। तो जितने ज्यादा डिपॉजिट्स होंगे उतना ज्यादा बैंक लोन दे सकता है, तो इसलिए बैंक्स जो है डिपॉजिट्स को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि कितनी मनी नई क्रिएट हुई भी होगी अगर आप $1000 को
डिपॉजिट करें इनिशियली और रिजर्व रेशियो आपका 10% है। तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन रिजर्व रेशियो 10% है, तो मनी मल्टीप्लायर हमारे पास 10 आ गया। टोटल मनी सिस्टम के अंदर जो सर्कुलेट कर रही होगी वो आपका इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लायर फैक्टर। अगर आपका इनिशियल डिपॉजिट $1000 था, उसको मल्टीप्लायर फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, तो $10,000 आपकी टोटल मनी सर्कुलेट कर रही होगी इकोनॉमी के अंदर। अब टोटल मनी इन द सिस्टम हमें पता है $10,000 है। इसी तरह जो न्यू मनी क्रिएट हुई है वो कितनी है, आपका इनिशियल डिपॉजिट माइनस कर दें टोटल मनी से, तो ये आपका न्यू मनी क्रिएटेड आ जाएगी, जो कि हमारे पास है $9,000। यानी कि आपके इनिशियल $1000 के डिपॉजिट से $9,000 जो है नई मनी क्रिएट हो चुकी है सिस्टम के अंदर। अब ये जो मनी नई क्रिएट हुई है सिस्टम के अंदर $9,000 की, ये आपके इनिशियल डिपॉजिट से हुई है जो कि $1000 का था। इसको हम सेकंड एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब फॉर एग्जांपल कंसिडर करें आपने 1 लाख रुपए जमा कराए और बैंक का रिजर्व रेशियो है 5%। अब हमारे पास मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है 1 अपॉन रिजर्व रेशियो। 1/0.05 करेंगे तो ये 20 मल्टीप्लायर फैक्टर आ गया। अब हमारे पास जो टोटल मनी इन द सिस्टम जो इकोनॉमी में सर्कुलेट करेगी वो कितनी है, इनिशियल डिपॉजिट 1 लाख रुपीज का मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लायर फैक्टर, तो ये हमारे पास 20 लाख रुपीज बन गए। इसका मतलब आपके इनिशियल डिपॉजिट ऑफ 1 लाख से उसने 20 लाख रुपीज जो है टोटल मनी इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट कर दी। अब न्यू मनी क्रिएटेड कितनी होगी, वो हमारे पास टोटल मनी इन द सिस्टम माइनस इनिशियल डिपॉजिट। तो टोटल मनी इन द सिस्टम 20 लाख है और इनिशियल डिपॉजिट 1 लाख का था, तो इसका मतलब है कि 1 लाख के डिपॉजिट से 19 लाख रुपीज क्रिएट हो सकते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग के थ्रू। अब हम डिस्कस करते हैं कि बैंक का प्रॉफिट क्या होता है। तो बैंक के प्रॉफिट की कैलकुलेशन हम किस तरीके से करते हैं कि ये जो जितना नया पैसा क्रिएट हुआ है, क्या ये सारा बैंक का प्रॉफिट है? एब्सोल्युटली नॉट, ये हमारे पास बैंक का प्रॉफिट नहीं है। तो वाई बैंक क्रिएटेड, तो बैंक ने क्रिएट क्यों किया? एक्चुअली ये जो न्यू मनी क्रिएट हुई है वो सिस्टम का पार्ट है और बैंक्स को भी इससे प्रॉफिट कमाने का एक मौका मिलता है। वो किस तरीके से, उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। नाउ लेट्स कैलकुलेट द बैंक्स प्रॉफिट एंड इनिशियल डिपॉजिटर्स प्रॉफिट। अब हमारे पास बैंक के पास जो है एक बैलेंस शीट होती है जिसमें उनके पास एक एसेट्स होते हैं और दूसरी चीज होती है लाइबिलिटीज। जब भी आप एक डिपॉजिट लेट से $1000 का डिपॉजिट करते हैं तो बैंक उसको रिकॉर्ड करता है लाइबिलिटी के तौर पे, क्योंकि वो उसने आपको वापस करना है विद इंटरेस्ट। तो इसका मतलब बैंक के लिए वो एक लाइबिलिटी है डिपॉजिट। लेकिन वो डिपॉजिट्स को अट्रैक्ट क्यों करते हैं? ताकि वो लोन ज्यादा दे सकें। व्हाट इज एक्चुअली द बैंक्स प्रॉफिट देन? तो हमारे पास बैंक का प्रॉफिट क्या होता है? द की इज बैंक्स लैंड आउट द मनी टू बोरोज विद हायर इंटरेस्ट रेट। फॉर एग्जाम्पल आपने डिपॉजिट जो किया $1000, उस पर वो आपको 6% इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, लेकिन उसने लोन जो दिया वो हमें पता है कि उसने 10% पे लोन दे दिया। तो ये हमारे पास एक जो डिफरेंस आ रहा होगा ये हमारे पास उसका इंटरेस्ट से अर्निंग है। अब इसी तरह बैंक्स अर्न करते हैं न्यू क्रिएटेड मनी से। जो नया पैसा क्रिएट हुए सिस्टम में उससे वो बैंक्स कैसे अर्न करते हैं? तो द की इज बैंक्स लैंड आउट द मनी टू बोरोज विद हायर इंटरेस्ट रेट। तो अब हमारे पास ये जो एक कैलकुलेशन हुई है उसको हम डिस्कस करते हैं कि न्यू क्रिएटेड मनी जो है उसके थ्रू बैंक्स कैसे अर्न करते हैं। तो उसमें कंसिडर करें कि इनिशियल डिपॉजिट $1000 का है, उसका रिजर्व रेशियो 10% है। इसी तरह डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट जो है वो 5% है और हमारे पास जो बैंक का लेंडिंग रेट है यानी कि वो जो लोगों को लोन दे रहा है उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% है। अब ये हमारे पास इनिशियल डिपॉजिट था 1000, लोन जो दिया उसने 900 दिया, न्यू डिपॉजिट हमारे पास वही 900 कंसिडर हो गया, 810 बन गया, फिर उसके बाद वो 810 से 729 बन गया। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जीरो होता रहेगा फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग की वजह से। अब हमारा जो टोटल डिपॉजिट्स हैं सिस्टम के अंदर उसको हम कैलकुलेट करेंगे। उसका फॉर्मूला होता है इनिशियल डिपॉजिट अपॉन रिजर्व रेशियो। तो इनिशियल डिपॉजिट हमारा $1000 का था, रिजर्व रेशियो 0.1% यानी कि 10% है, तो हमारे पास $10,000 जो है ये हमारे पास टोटल डिपॉजिट्स बन गए। इसी तरीके से हमारे पास जो टोटल लोन्स हैं वो कितने, टोटल डिपॉजिट्स माइनस रिजर्व। टोटल डिपॉजिट हमारे पास हैं $10,000 के माइनस रिजर्व हमारे पास कितने, $10,000 का 10%। तो 10/100 करेंगे तो 0.1 आए, तो ये बन गया $9,000। टोटल बैंक ने जो लोन दिए हुए वो $9,000 के हैं, यानी कि $9,000 वो लोन्स प्रोवाइड कर सकता है टोटल, अगर मनी सर्कुलेट कर रही हो $10,000 की। यानी कि ये टोटल डिपॉजिट $10,000 के हैं तो $9,000 जो है वो लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह अब हम ईच लोन बैंक गेव टू बोरोअर्स इज एट 10% इंटरेस्ट। तो जो उसने हर लोन जो दिया था बोरोअर्स को वो 10% इंटरेस्ट रेट पे था। तो बैंक के जो एसेट्स होंगे वो $9,000 को मल्टीप्लाई करेगा 10% से।
तो ये हमारे पास $900 बन गया, ये हमारे पास बैंक का एसेट बन गया जो उसको मिलेगा। अब हमारे पास जो बैंक्स की लायबिलिटी है वो हमारे पास क्या है कि डिपॉजिटर्स ने उसको 5% इंटरेस्ट रेट पे डिपॉजिट्स कराए थे, तो यानी कि $10,000 जो थे हमारे पास डिपॉजिट्स थे, उसको 5% से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास $500 बन जाएंगे जो कि बैंक की लायबिलिटी है। इसी तरह बैंक का प्रॉफिट क्या होगा, इंटरेस्ट अर्नड माइनस इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट उसने कितना कमाया है वो $900 है, और इंटरेस्ट उसने पे कितना किया है वो $500 है, तो दोनों का डिफरेंस हमारे पास $400 बन गया। तो ये हमारे पास बैंक का प्रॉफिट हो गया $400। बैंक रन क्या चीज होती है, अब अगर कंसिडर करें कि सारे डिपॉजिटर्स एक ही टाइम पे बैंक से पैसा मांगने के लिए आ जाएं, ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होती है क्योंकि बैंक के पास वो पैसा उस टाइम पर होता ही नहीं है, उसके पास सिर्फ रिजर्व रेशियो जितना होता है उतना पैसा पड़ा होता है, बाकी उसने लोन आउट कर दिया होता है, तो इसको हम बैंक रन कहते हैं। यही हुआ था 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में, और सेम सिचुएशन जो है मल्टीपल बैंक्स के साथ अकर हुई थी। अब हमारे पास आता है कि रोल ऑफ सेंट्रल बैंक्स क्या है, तो सेंट्रल बैंक हमारे पास फाइनेंशियल अथॉरिटी होते हैं जो कि मैनेज करते हैं करेंसी को, मनी सप्लाई को और इंटरेस्ट रेट्स को। सेंट्रल बैंक्स हमारे पास वो बैंक्स नहीं होते जहां पे लोग अपना अकाउंट खुलवाने आए इंडिविजुअल, या कि वो सुपरवाइज कर रहे हो, लेकिन वो हमारे पास एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं दूसरे बैंक्स को जो कि कंट्री में कमर्शियल बैंक्स ऑपरेट करते हैं। इसको आप कह सकते हैं बैंक ऑफ बैंक्स, यानी कि सेंट्रल बैंक एक टॉप पे ऑपरेट करता है, उसके नीचे कमर्शियल बैंक्स ऑपरेट करते हैं, और एक गार्डियन होता है इकोनॉमी का जो कि गवर्नमेंट बैक्ड होता है। इसी तरह हमारे पास ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रिंटिंग पेपर करेंसी के लिए, सेट इंटरेस्ट रेट and lend to banks when a commercial bank needs money, and it regulates the banking system, manages foreign exchange। foreign exchange को भी ये मैनेज कर रहा होता है, और ये बैंकर के तौर पे एक्ट करता है गवर्नमेंट के लिए। अब हम कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन सिंपली मीन्स राइज इन जनरल प्राइस लेवल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ टाइम पीरियड। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल को हम कंसिडर करते हैं, 2020 में उसकी प्राइस थी $1, 2025 में उसकी प्राइस हो गई $2। अब हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन कितनी है परसेंटेज में, तो फाइनल प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस, ये हमारे पास परसेंटेज का फॉर्मूला है, तो इसका मतलब 100% इन्फ्लेशन है, 5 ईयर्स के अंदर 100% इन्फ्लेशन है, तो ये हमारे पास इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह डिफ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन सिंपली मीन्स फॉल इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम। पेट्रोल को ही हम कंसिडर करते हैं कि $10 का था फॉर एग्जाम्पल 2020 में, अब अगर 25 में वो $5 का हो गया, तो 5 ईयर्स के लिए हमारे पास डिफ्लेशन कितनी होगी, यानी कि पैसे कम हो गए उसके। तो हमारे पास जो फॉल इन प्राइसेस है वो हमारे पास किस तरीके से कैलकुलेट होगा, फाइनल प्राइस माइनस ओरिजिनल अपॉन ओरिजिनल प्राइस, तो 5 माइनस 10 अपॉन 5 इंटू 100, ये -50%। इसका मतलब है कि उसकी प्राइस में -50% का जो है डाउनफॉल आया है। इसी तरह हम देखते हैं कि हाउ बैंक्स अफेक्ट द इकोनॉमी। तो हमारे पास लेंडिंग होती है, लेंडिंग से इन्वेस्टमेंट क्रिएट होती है, इन्वेस्टमेंट से जॉब्स, और जॉब से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। इसलिए हमारे पास बैंक्स जो है इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर हेल्प करते हैं, लेकिन इसको डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से देखा जाता है। अगर ये डिमांड एंड सप्लाई से आउट हो जाए तो हमारे पास टू मच लेंडिंग विल क्रिएट इन्फ्लेशन, वो इन्फ्लेशन क्रिएट करेगी, और इन्फ्लेशन से फिर क्राइसिस आता है। साइकिल ऑफ मनी फ्लो क्या है, हमारे पास डिपॉजिटर बैंक के पास जाता है, बैंक में डिपॉजिट करता है, वो फिर लेंड कर देता है बोरोवर को, बोरोवर वही पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करता है, वही पैसा मार्केट से फिर दोबारा बैंक के पास चला जाता है एज अ न्यू डिपॉजिट। मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम हमारे पास कौन कौन से हैं, मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम में हमारे पास आता है डिजिटल बैंकिंग, उसके बाद हमारे पास आता है क्रिप्टो करेंसीज वर्सेस बैंक्स, और लास्टली हमारे पास आता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जिसको CBDC कहते हैं।